हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप आप लोगों ने कल की वीडियो जो थी लास्ट क्लास की, वो फर्स्ट ओवरऑल रिव्यू हाई लेवल ओवरव्यू वाला जो था वीडियोस, वो आपने कवर कर लिया है। एंड उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक समझ में आ गई होंगी कि ये जो चैप्टर इसमें क्या क्या ओवरऑल कवर करने वाले हैं अपन। ठीक है, इन केस नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके वो कवर कर ले अपना जो फर्स्ट ओवरऑल वाला वीडियो था। ठीक है। और एक और बात, आप ये बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको डर तो नहीं लग रहा है एग्ज़ाम के लिए? और किसी सब्जेक्ट में ऐसी टेंशन आ रही है कि अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो? इन केस कुछ ऐसा हो तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में बस पढ़ना है फोकस्ड होके। टाइम जो भी सिलेबस है, जो टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, साथ साथ में मैथ कवर करनी है, क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करना है, एंड डेफिनेटली ये एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई नो ये वर्चुअल मोड में इट्स डिफ़िकल्ट टू शेयर कि क्या चल रहा है, क्या टेंशन हो रही है, बट if you want just feel free to let me know, and I'll definitely try to help you guys. तो ठीक है, कमेंट करें आप कौन सा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इनकेस कुछ हेल्प चाहिए तो। ठीक है, चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक इज ऑडिट रिस्क। अपने थोड़ा सा बात किए थे रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क के बारे में लास्ट क्लास में, एंड आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ऑडिट रिस्क में जाने से पहले मैं अपने पहले क्विकली डिस्कस करेंगे कि रिस्क का क्या मतलब होता है। हमने समझा ही था कल, बट स्टिल एक बार फिर से डिस्कस कर लेते। तो रिस्क में अपने क्या लिखा था, समझा था कि पोटेंशियल फॉर हार्म है, कि कुछ प्रॉब्लम गलत हो सकती है नेगेटिव सेंस में, और एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग दैट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, रिस्क में कभी तो आपने ये नहीं सोचा मतलब सुना होगा कि रिस्क इज लाइक गुड पॉजिटिव सेंस में, तो ये ऑलवेज नेगेटिव सेंस में ही होता है। तो ये तो नॉर्मल अपने रिस्क के बारे में समझ ले कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, फ्यूचर में चांस है। तो ये पोटेंशियल जो हो सकता है, चांस है, बस ऐसा नहीं कंफर्म नहीं है कि रिस्क है तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नॉर्मल रिस्क के बारे में अपने समझ लिए। कमिंग टू ऑडिट रिस्क, आपको अगेन ऑडिट रिस्क सब समझने के लिए आपको समझना होगा कि क्या चीज़ का रिस्क होगा। जैसे अपने शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिस्क होता है कि जो हमने इन्वेस्ट किया है वो लॉस हो जाएगा। दैट इज रिस्क, राइट? हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये रिस्क रहते हैं। तो ऑडिट रिस्क में भी समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि अपने को क्या चीज़ का डर है, मतलब कुछ तो होगा। तो उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का वो क्या है। अपने बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, अपने चैप्टर 1 में इसको कवर करे थे कि क्या है अपना मेन ऑब्जेक्टिव, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव। अब ऑडिट रिस्क में ऑडिटर को क्या डर लगेगा कि जो ये ओपिनियन दे रहा है ऑडिटर, वो सही नहीं है, वो गलत ओपिनियन दे रहा है, इसी का डर है। इसी ये जो भी जितने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, रिस्क असेसमेंट कर रहा है, ये सब क्या चीज़ के लिए, एंड गोल और मोटिव जो है दैट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो यहाँ पे जो रिस्क होगा, ऑडिट रिस्क ऑडिटर को वो लगेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जिसका ऑडिट कर रहा है वो मटेरियली मिस स्टेटेड, मतलब उसमें इधर एरर और फ्रॉड से वो मिस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो इंड एस एएस के अकॉर्डिंगली जैसी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू जो देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो नहीं है। ठीक है, दैट इज पॉसिबल, देयर आर डिफरेंट रीजंस, अपनी जाके आगे कवर करेंगे। बट अभी वही समझिए कि ऑडिटर को ये रिस्क है, डर है कि वो जो ओपिनियन देगा, रिपोर्ट देगा, वो हो सकता है कि गलत दे दे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली मटेरियली मिस स्टेटेड। ठीक है, तो आगे चलो आप अपने ये टेक्स्ट कवर करते हैं मैथ का।
इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑडिट रिस्क मीन्स the risk that auditor gives an inappropriate opinion, very important term, inappropriate opinion। जैसे हमने बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, फिर भी उसने दे दिया कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड का मतलब बोल दिया कि सब सही है, ठीक है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कब बोल रहे हैं कि इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देगा? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस स्टेटेड। मिस स्टेटेड का मतलब मिस स्टेटमेंट में अपने करे थे क्या चीज से हो सकता है? एरर से और फ्रॉड से, कोई भी रीजन से हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मटेरियली मिस स्टेटेड है, फिर भी ऑडिटर को ऐसा डर है, रिस्क है कि वो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, इट मीन्स दैट एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। आगे अपनी रिपोर्ट जब कवर करेंगे तो उसमें समझेंगे देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ओपिनियन। उसमें एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन है जो दैट इज क्लीन रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं ना क्लीन ओपिनियन। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब सही सही चल रहा है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंड एएस में जो लिखा हुआ है, कुछ मिस स्टेटमेंट नहीं है बुक्स में, जो होना चाहिए वही है, तो उस केस में वो क्लीन रिपोर्ट देता है ऑडिटर। तो वही बोल रहा है कि ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दिया व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस स्टेटेड, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? इन सच अ केस नॉट ओनली रेपुटेशन ऑफ ऑडिटर वुड बी डैमेज्ड बट ही कुड आल्सो इनवाइट रेगुलेटरी एक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिट कि वो अपना ओपिनियन सही से ही देगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। इन केस ऐसा हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है और वो सही रिपोर्ट दे दिया, मतलब अनमॉडिफाइड क्लीन रिपोर्ट दे दिया, तो डेफिनेटली उस पर हो सकती है कि कार्रवाई की जा सकती है, रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है कि आपने नेग्लिजेंस का, कि आपने सही से ऑडिट परफॉर्म नहीं किया, तो ये सब हो सकता है। और रेपुटेशन तो खराब होगा ही कि इस ऑडिटर ने सही से काम नहीं किया, तो डेफिनेटली आगे और आपको क्लाइंट मिलने में प्रॉब्लम होंगी और वो आपका नाम मार्केट में खराब हो जाएगा कि इस ऑडिटर ने सही से काम नहीं किया, तो इस पे केस हो गए, नेग्लिजेंस का चार्ज लग गया, ये सब होता है। अब इसको ये तो रिस्क हो गया। अब ऑडिटर सोचता है कि अच्छा इसको ठीक है, हमें इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन नहीं देना, तो इसको दैट हम क्या कर सकते हैं? तो ऑडिटर तो अच्छे से बस प्लान कर सकता है ऑडिट, राइट। प्लानिंग अच्छे से कर सकता है, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को जहाँ पे जरूरत है वहाँ करेगा, असाइन करेगा, एक्सपर्ट्स की जरूरत है वहाँ करेगा, रिस्क असेसमेंट वगैरह अच्छे से परफॉर्म करेगा, डिटेल टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, जहाँ पे जिस टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की जरूरत है वो प्रॉपरली एनालाइज करके वो लगाएगा। तो ये रिस्क जो है ऑडिट रिस्क का, वो कभी मतलब ये नहीं हो सकता कि कंप्लीटली अवॉइड कर दे कि होएगा ही नहीं रिस्क, बट एटलीस्ट ऑडिटर कैन ट्राई टू मिनिमाइज दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल मतलब लो लेवल पे, राइट, ठीक है। चलो, वही अपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट अ सेकेंड, वही हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर क्या करेगा, उसको ये तो हट जा तो नहीं सकता कि बट ये कर सकते हैं कि रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सब ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो लेना पड़ेगा। वही होता है, अपने डिस्कस किए थे सफिशिएंट मतलब एन अप्रोप्रिएट के, एक में क्वालिटी डिस्कस की जाती है, दूसरे में क्वांटिटी डिस्कस की जाती है, कि दोनों ही होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड क्वांटिटी ऑफ ऑडिट। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, इनकेस आपको ये क्लियर नहीं है तो ये जाके एक बार चैप्टर 1 में ये टॉपिक देखिए, चैप्टर 1 में हमने डिटेल में इसको कवर करा हुआ है, ठीक है। तो अगेन रिस्क जो है कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अवॉइड कर देंगे, पूरे जीरो पे ला देंगे, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। अच्छे से ये सब प्रोसीजर परफॉर्म करें। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ कंपनी हैव बीन इंक्रीज्ड, कोई एक कंपनी XYZ कंपनी, उसका प्रॉफिट इंक्रीज किया हुआ है बाय शोइंग फेक रेवेन्यूज, कुछ गलत रेवेन्यू, जस्ट अपनी
शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए, अदर कॉम्पिटिटर्स को दिखाने के लिए, लोन लेने के लिए, देयर आर मल्टीपल रीजंस। उसके लिए क्या हुआ कि रेवेन्यू फेक दिखा के अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही आ गए। इन सच ए केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियलिटी मिसस्टेटेड, डेफिनेटली वो करेक्ट नहीं है, एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन उसके बेसिस पे वो रेवेन्यू नहीं बुक किया हुआ है। तो इन दैट केस हो सकता है द प्रोबेबिलिटी, अगेन रिस्क में हमने पढ़ा है तो ऊपर चांस रहता है, प्रोबेबिलिटी रहती है, तो वही लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट ऑडिटर इन सच ए केस एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट, ऑडिटर इसको हो सकता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ये फेक रेवेन्यूज को और वो बोल दे कि नहीं सब सही है, तो दैट इज कॉल्ड एन ऑडिट रिस्क, ठीक है। वही बोलते हैं कि ऑडिटर एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन कर दिए इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। तो आपको आई होप ये ऑडिट रिस्क समझ में आ गया, वो नहीं आया होगा तो लेट मी नो, ओके। अगेन अपने डिस्कस करते हैं कि ऑडिट रिस्क क्या क्या फंक्शन ऑफ, मेनली क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, ये आगे जाके अपने कवर करेंगे, बट अभी के लिए ये हो सकता है आपके एमसीक्यूज में आ जाए कि क्या है ऑडिट रिस्क, इक्वल टू ROMM इनटू डिटेक्शन रिस्क। क्विकली इसका एक और है, मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऑडिट जो रिस्क है अपना, व्हाट्स हैपनिंग, ऑडिट रिस्क में क्या पढ़े, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रोमम टू ये एंड डिटेक्शन रिस्क, इस दोनों को। अब क्या है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या होता है ये क्लाइंट रिलेटेड, इसमें ऑडिटर का कोई रोल नहीं रहता है। डिटेक्शन रिस्क इज ऑडिटर से रिलेटेड रहता है, ठीक है। ये आगे जाके अपने डिटेल में कवर करने वाला भी, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, न्यू टर्म है क्या ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी आपको बता रही हूँ थोड़ा सा, सो दैट आप जब नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी, ओके। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के भी दो पार्ट हैं, इसमें आते हैं इनहेरेंट रिस्क एंड यहाँ पे कंट्रोल रिस्क, ठीक है। इसमें क्या होता है इनहेरेंट रिस्क में ऐसा माना जाता है कि विदाउट कंसिडरिंग एनी कंट्रोल, आपने कल डिस्कस करे थे जो हाई लेवल ओवरव्यू वाले में कि कंट्रोल क्या होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इनहेरेंट रिस्क में अपने को ऐसा रहता है कि अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है। देयर आर मतलब हो सकता है कि रीजन आपका एक ले लिए आपकी कंट्रोल प्लेस नहीं है, तो मैनेजमेंट ने कुछ इन्फ्लेट करके अमाउंट एक्सपेंस कर दिखा दिया, कुछ फेक बिल्स हैं, ये सब रिलेटेड हो सकता, जजमेंट जो है मैनेजमेंट का वो सही नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, रिलेटेड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, तो ये सब इनहेरेंट रिस्क में कंसीडर हो जाता है। इसमें कंट्रोल का ऐसा माना जाता है कोई कंट्रोल को इग्नोर करके अगर कोई रिस्क है तो दैट इज इनहेरेंट रिस्क, अपने डिस्कस करेंगे आगे जाके। कंट्रोल रिस्क, इसमें ऐसा माना जाता है कि चलो मैनेजमेंट ने कंट्रोल वगैरह डिजाइन तो किया, हो सकता है जो डिजाइन हो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने कल ही एग्जाम्पल लिए थे कि इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है उसमें पॉलिसी में कि देयर शुड बी टू लेवल ऑफ मे बी सेकंड, देयर शुड बी सेकंड लेवल ऑफ रिव्यू एज वेल, और पार्टी जो रिव्यूअर्स होंगे वो आई मीन दोज रिव्यूअर्स शुड बी फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक ऐसा ना हो कि सेम डिपार्टमेंट का हो जाए तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा, तो ये लिखा हुआ है, बट अगर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ऐसा होता है कि जो मतलब एक ही रिव्यूअर से काम चल रहा है, तो दैट इज
कंट्रोल रिस्क, और उसमें रिस्क वही रहता है कि इवन वो रिस्क है कंट्रोल लगाया हुआ है, तो जो अच्छे से नहीं डिजाइन किया उससे कंट्रोल है भी, फिर भी गलती हो रही है, मिस स्टेटमेंट हो रही है, वो कंट्रोल क्या नहीं कर पा रहे, प्रिवेंट, रोक नहीं पा रहा है पहले, अगर कुछ गलती हो रही है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, एंड वो करेक्ट, डेफिनेटली अगर डिटेक्ट होगा तभी तो करेक्ट कर पाएंगे कि हमारा अच्छा ये प्रॉब्लम कंट्रोल में थी, ये इस प्रोसेस में गलती हो गई, तो अब उसको डिटेक्ट करके ढूंढ के एंड उसको अब करेक्ट करते हैं। तो हो सकता है ये कंट्रोल है फिर भी वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, वो ऑपरेट नहीं कर रही इफेक्टिवली, जिसकी वजह से मिस स्टेटमेंट हो रहा है, एंड देन ये कंट्रोल इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट दोज एरर्स और फ्रॉड्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसमें ऑडिटर का कोई कंट्रोल नहीं है, पूरा मैनेजमेंट का ही है इसमें कंट्रोल, डेफिनेटली मैनेजमेंट लगाता है, प्लेस मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिजाइन करता है एंड जो भी इंप्लीमेंट करता है, इनहेरेंट रिस्क भी डेफिनेटली इसमें ऑडिटर का कोई रोल नहीं है। बट कमिंग टू डिटेक्शन रिस्क, इसमें क्या रहता है रिस्क भाई साहब, इसमें रहता है कि ऑडिटर ने जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर जितने भी लगाए वो सफिशिएंट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, ये जो रिपोर्ट जो ओपिनियन दिया वो सही नहीं आ रहा है, गलत है, हो सकता है ऑडिट प्रोसीजर सही से डिजाइन नहीं किया हुआ हो, तो ये ऑडिटर का ये एक रिस्क रहता है कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर है वो सही नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है एरर और फ्रॉड को, तो इससे भी वो, ये ऑडिटर का ही इस पे कंट्रोल रहता है, इसमें मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकते, मैनेजमेंट थोड़ी ना आपको बोलेगा कि आप ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कीजिए, ये टेस्टिंग परफॉर्म कीजिए, ऑडिटर ही करता है, ऑडिटर डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो वो एक रिस्क रहता है कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स उसने अप्लाई किए हैं, जो रिस्क असेसमेंट प्लानिंग वर्क की, दैट इज नॉट सफिशिएंट और दैट इज नॉट इनफ टू डिटेक्ट दोज एरर्स और फ्रॉड्स। ठीक है, इसमें भी डिटेक्शन रिस्क के भी अगेन दो पार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट इज सैम्पलिंग एंड सेकेंड इज नॉन सैम्पलिंग। ठीक है, समझ में आ गया, तो आप डिटेल में अपने को इसको कवर करें, बट अभी के लिए आप इतना ही समझे। ओके, चले तो ये तो आपको समझ में आ गया फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, सॉरी, just give me 1 second. Yeah, my God, what's happening? ओके, क्विकली अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी कवर कर लेते हैं कि क्या है ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। वही बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी होते हैं फ्रॉड और एरर का इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर ऑडिट। अपने ऑडिट करने से पहले अपने कल डिस्कस की थी कौन सा रिस्की एरिया होता है जिसपे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा टेस्टिंग परफॉर्म करने की, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो ये रिस्क असेसमेंट ऑडिटर करता है एंड उसके रिजल्ट में वो डिटरमाइन कर सकता है कि कौन सी एरिया जो है वो उसमें वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एंड उसको ज़्यादा कंसिडरेशन, फोकस और टेस्टिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो वही रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर रहते हैं। फिर अगेन मिस स्टेटमेंट के बारे में दिया वो आपको अपने को पता ही है कि मिस स्टेटमेंट वही करते हैं कि डिफरेंस हो गया अमाउंट क्लासिफिकेशन का जो एक्चुअल में होना चाहिए एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए और एक्चुअल में जो है दोनों में डिफरेंस है, और ये किसके रीजन से हो सकता है, इधर फ्रॉड और इसमें क्या लिखे, इधर फ्रॉड और एरर। ठीक है, ये किसी भी रीजन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मिस स्टेटमेंट है तो मिस स्टेटमेंट मतलब डिफरेंस है, इधर क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है अगर कंपनीज एक्ट में कि
किसी का डेटर्स का किसी पर्टिकुलर वे में वो करना है, मतलब डिस्क्लोजर करनी है, बट ऑडिट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो है ही नहीं। कारों में लिखा हुआ है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है लोन वगैरह का तो उसको उसका डिस्क्लोज करना है। तो ऑडिटर ने ये किया। फिर एक और एग्जांपल में भी ले सकते हैं कि नोट्स टू अकाउंट क्लियरली नहीं दिया हुआ है। कारों को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये वैसा नहीं है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें अगर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट सही नहीं दिया हुआ है कि उसमें बैलेंस शीट में कुछ और है, नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ और है। तो ये सब इधर फ्रॉड से जानबूझ के भी किया हो या एरर है, तो कुछ भी रीजन हो, अगर ये डिफरेंस है तो इसको मिस स्टेटमेंट अपने बोलते हैं। Just give me 1 second. Yeah, I don't know why it's not going. Yes. फटाफट से एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं मिस स्टेटमेंट का कि किसको अपनी मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। ये हो सकता है एमसीक्यू में आ भी जाए आपके एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं? चार्जिंग ऑफ एन आइटम, चार्जिंग ऑफ एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंस। सपोज आपने एक कार्ड लिया है ऑफिस पर्पस के लिए टू रेवेन्यू और वाइस वर्सा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ लिया आपने और उसको आपने एक्सपेंस साइड में कर दिया, तो उससे क्या हुआ? वो तो सही नहीं। आपके आइडियली वो कहाँ जानी है? बैलेंस शीट साइड में जाना चाहिए। एंड डेफिनेटली उससे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर डेफिनेटली। और एक दूसरा सपोज कोई रीजन है कि आपने कुछ रेवेन्यू नेचर का कुछ लिया, जैसे नॉर्मल सा रिपेयर वगैरह करवाया। रेवेन्यू में क्या किया? एक सपोज रिपेयर करवाया, जस्ट नॉर्मल मेंटेनेंस वगैरह का है, और उसको आपने बैलेंस शीट एसेट में ऐड कर दिया, तो दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? तो वही बोल रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू में कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया। एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड एक्सपेंस जो है उसको आपने कैपिटल में कर दिया, दैट इज नॉट करेक्ट। तो ये दैट कैन बी वन एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोलते? डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल, जो जिसने हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली नहीं है। अपने को बोला हुआ कि प्रॉपर डिफरेंट तरीके से आपको वो करना है, डिस्क्लोज करनी है, बट आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे। सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो आपको सजेस्ट किया हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंगली आप नहीं करें, इनअप्रोप्रिएट करें, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट। डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एस्टिमेट में किसका रोल रहता है? डेफिनेटली मैनेजमेंट का होता है, वो अकॉर्डिंगली एस्टिमेट वगैरह करती हैं, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, रीजनेबल है ही नहीं। कुछ भी बोल रहे, जैसे एग्जांपल आप ले लेती लीगल का करना है, प्रोबेबिलिटी उसमें किसी लोन का सपोज लग रहा है कि लायबिलिटी होने वाली है, बट उसके लिए कुछ रिजर्व नहीं क्रिएट किया गया, तो दैट इज ऑल्सो एन एस्टिमेट, और ये मिस स्टेटमेंट हो सकती है। फेक एक्सपेंस आप बुक कर रहे हैं, फेक रेवेन्यू कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो इन काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट होता है। या फिर हो गया कि आपका एक्चुअल में आपका वो बिल आपके रिलेटेड है ही नहीं, आप किसी और का पर्सनल एक्सपेंस को आप ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस में कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ओवर स्टेटिंग ऑफ रिसीवेबल्स, आपको पैसे कम मिल रहे हैं, कम किसी थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं आपको, बट आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बढ़ा के दिखा रहे हैं। बाय नॉट शोइंग राइटिंग ऑफ इरिकवरेबल डेट, आपको पता है कि इसके पैसे नहीं मिलने, स्टिल आप दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में कि अच्छा मेरे को तो इतने पैसे मिलने वाले। ओवर स्टेटिंग और अंडर स्टेटिंग इन्वेंट्री, डेफिनेटली ये सब जो करेक्ट नहीं है, जो आइडियली आपको करना चाहिए बट आप नहीं कर रहे हो, उसको आप कुछ अलग गलत कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इनके कुछ क्वेश्चन है तो लेट मी आस्क। इनके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज लेट मी नो कि कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? बट हाँ, एग्जाम में हो सकता है ये आए, तो एक बार फिर से देख लेना। कमिंग टू बस जस्ट क्विकली ये वाला पॉइंट कवर कर लेते कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो होता है मेनली टू लेवल्स पे। एक हो गया ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है,
और एक अजर्सन लेवल। अजर्सन आगे जाके अपने कवर करेंगे कि होता क्या है, बट अभी के लिए अगर ओवरऑल का समझिए कि एग्जांपल ले लिए कि अपने सपोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो नॉर्मल प्राइस पे नहीं है, मतलब उसको फेवर किया हुआ है। नॉर्मल को सपोज 500 में कुछ मिल रही है तो उसको 100 में ही सेल करा जा रहा है, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, और रिलेटेड पार्टी से अदर टाइप के भी कर सकते हैं, लोन वगैरह का। तो ये एक एग्जांपल है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि जर्नल एंट्री रिलेटेड कुछ मिसस्टेटमेंट है, जर्नल एंट्री कि अनऑथराइज जर्नल एंट्री पास हो रही है, तो दैट कैन अफेक्ट मेनी अजर्सन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है। दूसरा आता है अजर्सन लेवल स्पेसिफिक अकाउंट का होता है, किसी स्पेसिफिक एफएसएलआई का हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम का हुआ, या फिर एजर्सन्स में अपने एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो हो सकता है एक्यूरेसी से बस रिलेटेड हो कि एक्यूरेट ना हो, कंप्लीट ना हो वो जो ट्रांजेक्शन है वो ना हो, एक्यूरेट ना हो, एंटिटी के नेम पे नहीं हो, किसी दूसरे के नेम पे हो वो ट्रांजेक्शन, ठीक है, एंटिटी के नेम पे नहीं है, किसी दूसरे के नेम पे, तो दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ ये सेकेंड पॉइंट में कवर हो जाएगा। स्पेसिफिक कुछ अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड, ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो वही जस्ट कैटेगरी बनाया हुआ है कि एक ओवरऑल हो गया तो दैट कैन अफेक्ट मेनी अजर्सन्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इम्पैक्ट करेगा, और एक अजर्सन लेवल होता है कि दैट कैन ओनली अफेक्ट अ सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस, ठीक है। आप आगे जाके फिर कवर करेंगे अपन कि जो रिस्क भी होता है उसमें अजर्सन लेवल पे होती है। वही लिखा हुआ है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करता है, मेनी अजर्सन को अफेक्ट करता है। एट अजर्सन लेवल अपने वही किए कि नेचर टाइम फर्दर नेसेसिटी ऑफ सफिशिएंट ऑडिटर को एक्सप्रेशन ओपिनियन के लिए इसको देखना पड़ता है। चलो आज यहीं पे रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।